खबर देहरादून से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल पर वर्चुअल प्रेस वार्ता की। सुशासन और जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा, जनता से किए 85% वादे पूरे हुए। स्वरोजगार पर फोकस किया गया। खेती और बागवानी के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। राज्य सरकार वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना पर काम कर रही है। कुल 7,12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। 2014 से 17 तक कुल 8 परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, जिसमें से 801 पदों पर चयन पूरा हुआ है। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। पहली बार किसी सरकार ने रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से कार्य शुरू किया। केंद्र सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं में लाभ दिया। कोविड-19 से लड़ाई सभी के सहयोग से हुई है। हेल्थ सिस्टम को मजबूती दी गई। लगभग 3 साल में पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या में पहले से लगभग 2.5 गुना वृद्धि की गई है। 3 माह में कैंपा के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वनाग्नि से सुरक्षा और जो वन्य जीव हैं उनसे सुरक्षा, इसके अंतर्गत इन आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का टारगेट विभाग को दिया गया है कि 40,000 लोगों को आपको रोजगार देना है। उसके लिए योजना बन रही है और आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये देश में पहला राज्य है जहां पर हमने ये योजना प्रारंभ की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में पारित कृषि सुधार से संबंधित विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि किसानों की उन्नति में ये महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने और उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगा ये फैसला। इससे किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कृषि विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद दिया है। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले लक्षण दिखने के बाद में उन्होंने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए थे। फिलहाल उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उन्हें निमोनिया की शिकायत है। चिकित्सकों के मुताबिक उनके हालात स्थिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा सप्ताह के तहत भाजपा की डोईवाला विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के तहत में आज मंडल अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में रक्तदान किया गया। रक्तदान कार्यक्रम में हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट के डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इसके अंतर्गत आज 5वें दिन रक्तदान शिविर का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है, जिसको कि डोईवाला विधानसभा में आज शुरुआत की गई है और सूरज कुमार नाम के लड़के ने शुरुआत की है अपना ब्लड दे करके। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इसके अंतर्गत आज 5वें दिन रक्तदान शिविर का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है, जिसको कि डोईवाला विधानसभा में आज शुरुआत की गई है और सूरज कुमार नाम के लड़के ने शुरुआत की है अपना ब्लड दे करके। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र केवल 1 दिन का होगा। सरकार और विधानसभा के मंथन के बाद 1 दिन के सत्र का फैसला किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सत्र की केवल अनिवार्यता पूरी होगी। 25 सितंबर को गैरसैंण बजट सत्र को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। उससे पहले ही विधानसभा का सत्र होना संवैधानिक बाध्यता है। तमाम विकल्पों पर मंथन करने के बाद भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट के तहत जो भी कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में एक शपथ पत्र पेश करके कोर्ट को अवगत कराया जाए। कोर्ट इस मामले पर अब हर बुधवार को सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में हुई। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोरोना जांच के लिए अपने सैंपल दिए थे। फिलहाल उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। उन्हें निमोनिया की शिकायत है। चिकित्सकों के मुताबिक उनके हालात अभी स्थिर बताए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ गई है। लक्षण मिलने के बाद में उन्होंने अपना टेस्ट कराया। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती किया गया है। कुछ दिन पहले डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के बेटे भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ गई है। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी, इंदिरा हृदयेश के हालात कैसे बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से इंदिरा हृदयेश के हालात ठीक है, लेकिन चूंकि उनको 2-3 दिन से तबीयत ज्यादा खराब थी, निमोनिया जैसी शिकायत बताई जा रही थी, लेकिन आज ज्यादा हालत बिगड़ने को अस्पताल भर्ती किया गया है। और हमारे संवाददाता ने खबर दी कि उनकी कोरोना का जो टेस्ट है एंटीजन वो पॉजिटिव पाया गया है। अभी जो TC-PCR का रिजल्ट है वो उनका सुबह आएगा, लेकिन अभी वो प्राथमिक टेस्ट में तो पॉजिटिव पाई गई है। तो लिहाजा ये निमोनिया के साथ साथ कोरोना का भी उनको संक्रमण हुआ है और वो भर्ती है। इसके अलावा जो धामी है, हरीश धामी धारचूला से विधायक है, और उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और वो देहरादून के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। कांग्रेस के 2 बड़े विधायक हैं, चर्चित विधायक हरीश धामी और नेता प्रतिपक्ष ये पॉजिटिव। और आज की जो अपडेट है रिपोर्ट में बता दूं दर्शकों को, 868 नए मरीज उत्तराखंड में पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे की जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है और इसमें अब 38,000 के पार ये आंकड़ा टोटल का पहुंच चुका है, जिसमें से 1285 आज ठीक होकर भी अपने घर पहुंचे। ये बड़ी सुखद खबर है, क्योंकि पॉजिटिव पाए जाने एक्सेस ज्यादा आज ठीक होकर के पहुंचे हैं। तो लिहाजा टोटल संख्या अब 38,000 के पार उत्तराखंड में हो गई है। चलिए भाई, बने रहिए हमारे साथ, फिर शुरू करेंगे आपका। तो कांग्रेस एमएलए हरीश धामी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एंटीजन टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देहरादून के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हैं हरीश धामी। फहीम लगातार बने हमारे साथ में। फहीम, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? फहीम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट के तहत जो भी कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में एक शपथ पत्र पेश करके कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट इस मामले पर अब हर बुधवार को सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में हुई। आज माननीय उच्च न्यायालय ने कोविड रिलेटेड मैटर्स में यह निर्देश दिया है कि इसकी सुनवाई हर बुधवार को करी जाएगी एवं सरकार को निर्देश दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट के तहत वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके संबंधित एक एफिडेविट फाइल करें एवं हर बुधवार को इसकी मॉनिटरिंग होगी। मेरा उत्तराखंड निवासियों से यह निवेदन है कि कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें
और सरकार को सहयोग दें। नैनीताल के भीमताल नौकुचियाताल में 22 साल के छात्र ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि कमरे से गोली की आवाज सुनकर कमरे में गए तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से छात्र ने गोली मारी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना की बारीकी से छानबीन करना शुरू कर दिया है। 3:50 पर मुझे इसके पिता का फ़ोन आया था कि मेरे बेटे ने अपने आप को गोली मार दी है और उसको लेकर के हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। उस वक्त से मैं इनके साथ हूँ और जैसे हम लोग तलीताल अस्पताल जो PSC है भीमताल का, वहाँ लेके गए तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये डेड हो चुका है, इसकी मौत हो गई है। और लोगों ने बताया कि इसने जो गोली अपने आप को मारी थी वो तकरीबन यहाँ से मारी थी और जो सर को पार होते ऊपर निकल गई और तुरंत इसकी मौत हो चुकी थी। के पिताजी के पास अपनी लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर थी जो इसने अपने पिता के कमरे की ड्रॉ से बड़ी गन शॉट का मामला है जिसने अपने नीचे से गोली मारी है और गोली सर के ऊपर से निकली है, जिसमें हमने अभी एक्सरे किया है और अभी एक फॉरेन पार्टिकल जहां से गोली निकली है वहां पे रुका हुआ है और ये क्लियर कट जो है गन शॉट का मामला है। इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों ही वोट है। जहाँ से गोली निकली है वहाँ से हमारे जो हड्डी के पीसेज हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वो एग्जिट हुआ जो सर के ऊपर। मसूरी शिफन कोर्ट और IDH बिल्डिंग से बेघर हुए लोगों ने मसूरी विधायक से मुलाकात करके उनको विस्थापित करने की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार वालों ने विधायक गणेश जोशी को बताया कि जब से उनके सर से छत छीनी है वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके बच्चे सड़क पर हैं। गणेश जोशी ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है वो गरीब और बेसहारा लोगों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की ओर से बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस वजह से वो विस्थापन की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ आज कह रहा हूँ, पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मसूरी के संभ्रांत नागरिकों के सामने मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी गरीबों के आंसुओं पर, गरीबों की मजबूरी पर राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन गरीबों की सेवा में निकला है। उनके मकान नहीं टूटे, मुझे लगता है कि मेरा घर टूटा। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि पर DM द्वारा लगाई गई खरीद फरोख्त की रोक को तत्काल हटाए जाने की मांग की गई है। वहीं एक अन्य ज्ञापन में किसानों ने खेती में दिक्कत पैदा करने वाले 3 अध्यादेशों पर तत्काल रोक लगाने की मांग प्रधानमंत्री से की। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ किसान नेता दलजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर किसानों ने SDM AP वाजपेयी के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजा है। किसानों ने कहा कि ये तीनों ही अध्यादेश किसान विरोधी हैं, जिनसे किसानों को नुकसान होगा। दो विषय थे आज। एक तो जो बाजपुर के 20 गांवों की ज़मीनों के संबंध में है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ के GM और DM के द्वारा जो रोक लगाई गई है कि आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, इस पाबंदी से सारे ही काम ज़मीनों के संबंध में जो थे वो रुक गए हैं। इसके संबंध में चीफ मिनिस्टर साहब से कई बार मिल चुके हैं। यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं वो भी साथ में गए हैं, क्योंकि 5 बार हम लोग मिल चुके हैं। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया है, लेकिन वो आश्वासन ही रहा है, अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। और अब 3 महीने के लिए उन्होंने जो नए DM आई हैं हमारे यहाँ, उनको कहा है कि इसका हल निकाला जाए। वो विषय राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत में बाल विकास परियोजना अधिकारी डोईवाला की ओर से डोईवाला के केशवपुरी में 1000 सुनहरे दिन के तहत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सीमा देवी ने किया। कार्यक्रम में 1000 सुनहरे दिन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू डबराल ने बताया कि बच्चे के गर्भ से लेकर शुरुआती 1000 दिन बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की वृद्धि और सीखने की क्षमता के विकास के आधार होते हैं। इन 1000 दिन में पोषण सही हो तो उनके भविष्य के शुरुआती दिनों में मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है। खबर गदरपुर से है, जहां श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों की ओर से मिट्टी की विधिवत पूजा अर्चना करके मूर्तिकार शिशिर कुमार को सौंपते हुए देवी मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कमेटी के मुख्य सलाहकार रवि सरकार ने कहा कि कोविड-19 में रखते हुए दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देशन के बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। हालांकि हर साल बड़े धूमधाम के साथ में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।
माँ की जो प्रतिमा है दिनेश्वर दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए जो माँ की प्रतिमा बननी है उसका आरंभ आज हुआ है। आज जो हम लोगों में आज के बाद फिर मलमास बोला जाता है, उसमें माँ को मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है। आज एक पारंपरिक तरीके से माँ को ये मूर्ति का जो निर्माण होगा भास्कर के हाथ में कमेटी के लोगों ने मिट्टी सौंपा है और उन्होंने आज से मूर्ति निर्माण का कार्य आरंभ किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।